हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हिंदी मानसविद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हालावाद मंसालवाद को लेकर प्रस्तुत हूँ। मैंने इन दोनों वादों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज़ के अंतर्गत ये जो प्रश्न मैंने संकलित किए हैं आप लोगों को बेहतर सहयोग करेंगे आपके अध्ययन में, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते चलें, क्योंकि सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। शब्द को ध्यान से देखेंगे। व्यक्तिवादी अर्थात जिसमें स्वयं को स्थापित करके कविताएं लिखी जाएं, और वही चीज़ यहाँ पर भी है व्यक्तिक कविता। व्यक्तिवादी व्यक्ति शब्द को आपको ध्यान रखना है। तो ये किससे संबंधित है? हालावाद से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, इस काव्य में समग्रता अर्थात संपूर्ण रूप से एवं संपूर्णतः व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? यहाँ पर भी व्यक्तिक चेतनाओं को ध्यान से देखेंगे तो ये किसके बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंदतावाद किसे कहते हैं? छायावाद को। लेकिन जब स्वच्छंदतावाद के आगे नव्य शब्द जुड़ा आपको दिखाई दे तो किससे संबंधित है? निसंदेह हालावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उन्मुक्त प्रेम काव्य का या प्रेम व मस्ती के काव्य से नाम से जाना जाता है। तो प्रेम व मस्ती के काव्य को तो सभी लोग जानते हैं कि ये हालावादी काव्य की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उन्मुक्त प्रेम काव्य अर्थात उन्मुक्तता किसे कहते हैं? जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई सीमा ना हो, ऐसा प्रेम काव्य किसे कहा गया है? हालावादी काव्य को कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इसमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अखड़ता है। ये किसके बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? फारसी साहित्य का और उमर खयाम का, दोनों का काव्य इस पर प्रभावित है। प्रश्न संख्या 7 है, छई रोमांस का कवि कहा जाता है। किसे कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन को। जब इनके हम काव्य संग्रहों को देखते हैं तो इनकी जो पहली पत्नी है श्यामा देवी, उनका जब निधन हो जाता है तो कविता के क्षेत्र में भी और व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी हो जाते हैं अपने जीवन से, और उन्होंने उस दुख में जो कविता लिखी उसे किसकी संज्ञा दी गई? छई रोमांस की संज्ञा दी गई, और इसीलिए इन्हें क्या कहेगा? छई रोमांस का कवि कहा गया। और अंततः जब उनका दूसरा विवाह हो जाता है तेजी बच्चन के साथ में, तो वो उनका काव्य फिर से कह सकते हैं कि सुखात्मक हो जाता है। अगर उनकी सुखात्मक रचनाओं को हम लें तो इनके दूसरे विवाह के उपरांत लिखा गया है नीड़ का निर्माण फिर, क्योंकि कवि उससे पहले टूट चुका था, लेकिन जब नीड़ का निर्माण फिर हुआ अर्थात उनके जीवन में जो प्रेम है उसका सर्वोदय हुआ। तो इस तरह के काव्य आप देखते चलें। प्रश्न संख्या 8 है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। किसे कहा गया है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। ये नहीं कि प्रेम और रोमांस का कवि पूछ दिया गया तो बस टिक करके चले आए हरिवंश राय बच्चन पर। ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने गए हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, क्योंकि इनकी कविताओं में ऐसा विद्वानों ने माना है कि मानसलवाद झलकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित। किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा के बारे में। प्रश्न संख्या 11 है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सभी को पता है हरिवंश राय बच्चन। हालावाद का समय काल माना जाता है 33 से 36। यहाँ पे हम देखें कि जो द्विवेदी युग है वो 1918 से 1918 तक चला, और जो छायावाद है वो 1800 से 1918 से 1936 तक चला। तो जो छायावाद के 3 वर्ष हैं आखिरी के,
वहाँ पे छायावाद के समानांतर हमें क्या देखने को मिलता है, हालावाद देखने को मिलता है। तो ये समय सीमा भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 14 है, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा अर्थात छोटी बहन और प्रगतिवाद की अग्रजा अर्थात बड़ी बहन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? किसने कहा है मित्रों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्योंकि जब हालावादी काव्य को हम देखें जिसमें मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, तो उसमें मस्ती भी है, उमंग भी है और उल्लास भी है। जो जीवन का हर्षोल्लास है उनकी कविता में झलकता है। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, हालावादी कविता का प्रबल भाव अर्थात प्रबल भाव से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? जो मुख्य उसका भाव है या फिर जो उसकी मुख्य अभिव्यंजना है वो क्या है? व्यक्तिकता। ये शब्द यहाँ पे लगातार चौथी बार आया है। तो व्यक्तिकता या फिर व्यक्तिवादी या फिर कह सकते हैं कि व्यक्तिकता के बारे में जो कविता लिखी गई तो निसंदेह वो कौन सी कविता हो जाएगी? हालावादी कविता हो जाएगी। तो इन दोनों को आप जोड़कर याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निराशावादी कवि कहा जाता है, किसे कहा गया? हालावादियों को। प्रश्न संख्या 18 है, व्यक्तिवादी कविता का ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है। चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो अर्थात जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे व्यक्तिवादी कविता में हमें मुख्य यही जो स्वर दिखाए हैं कवि ने, यही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर रामदरस मिश्र का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ। गीति कविता को सबसे पहले हम देखेंगे। गीति कविता जो कि गेय रूप में हो, जिसे हम गा सकते हैं, उसमें आप फिल्मी गानों को भी रख सकते हैं, क्योंकि फिल्मी गाने भी जो बहुत सारे कह सकते हैं कि जो हिंदी के प्रतिष्ठित कवि रहे हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय से मेरा तात्पर्य है जो आधुनिक समय के प्रतिष्ठित कवि रहे, जब सिनेमा विकसित हो चुका था, तो बहुत सारे कवियों ने, उसमें से हरिवंश राय बच्चन भी आते हैं, उन्होंने अपने पुत्र के लिए कितनी सारी कविताएं लिखी, गीत लिखे हैं, जिनमें मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसी बहुत सारी गाने हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? तो गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ, जिसमें प्रेम भी है, निराशा भी है, वेदना भी है, सामाजिक चेतना भी है, ये किसके काव्य में लक्षित होती है? तो आर.सी. प्रसाद सिंह के। अब ये जो आर.सी. प्रसाद सिंह हैं, ये बहुत से लोगों को पहली बार ये नाम सुनने में आया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये हालावाद के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने तरजीह दी है? हालावादी कवियों ने। तो अशरीरी प्रेम से तात्पर्य क्या है? इससे पहले जो छायावाद इसके समांतर चल रहा था, तो उसमें आप देखेंगे कि छायावाद में कहीं ना कहीं रहस्यवादिता देखने को मिलती है। और रहस्यवादिता क्या है? जैसे कबीर का रहस्यवाद है और आधुनिक कवियों का भी, छायावादी कवियों का भी रहस्यवाद था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। लेकिन यहाँ पे अशरीरी प्रेम का जो ये कोट दिया गया है, उससे तात्पर्य यही है कि इसमें रहस्यवादिता नहीं है, बल्कि जो शारीरिक प्रेम है, इसे हम कह सकते हैं शरीर के ही प्रेम से इसका तात्पर्य नहीं है। कह सकते हैं कि जो लगाव का प्रेम है, खिंचाव का, आकर्षण का प्रेम है, उसको हालावादी कवियों ने मुख्य तरजीह दी है। तो ये थे मानसलवाद और कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी काव्य या फिर हालावादी काव्य के कुछ चुनिंदा प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर सहयोग करेंगे आपकी तैयारी में। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कम है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत लगती है, उससे क्या है कि अपने को हौसला मिलता है। और मैं भी हिंदी का अध्ययन दोनों करवाती हूँ, तो साथ में मेरा हौसला भी बहुत ज़्यादा बुलंद रहता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।